Assalamu alaikum class 9th. Welcome to your lesson from chapter 8 nutrition. So in our last lesson we discussed about digestion in humans कि digestion क्या होती है, कितने processes से एक nutrition जो है वो गुजरता है हमारी body में, जिसमें से 5 processes थे: ingestion, digestion, absorption, assimilation and depreciation. So इसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है एक ऐसा कैनाल यानी एक ऐसा ट्यूब जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंड हुआ है और इस ट्यूब के अंदर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस. पहले के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. फिर हमने इसके मेन सेक्शंस पढ़े थे कि इसमें आता है ओरल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and the large intestine, and it also includes salivary glands, pancreas and liver. तो हमने लास्ट क्लास में oral cavity, pharynx और esophagus को डिस्कस किया था. इस क्लास में हम stomach, small intestine और large intestine को डिस्कस करेंगे along with the glands. Stomach. Now esophagus के बाद डायरेक्टली जो पार्ट आता है दैट इज स्टमक. बाकी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज अ ट्यूब जो कि नैरो भी हो सकती है, ब्रॉड भी हो सकती है. लेकिन स्टमक एक ऐसा पार्ट है जो कि डायलेट हुआ है. इसको हम कहेंगे कि दैट इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. इसकी जे शेप है, आपको यहाँ पे जे शेप में नजर आ रहा है. ये J shaped, located in the left of the abdomen just beneath the diaphragm. Stomach के two portions हैं. Now this can come as a question also. How many parts या how many portion is the stomach divided? So you should know कि the stomach has two main portions, cardiac portion और pyloric portion. Cardiac portion यानी upper वाला portion, pyloric portion यानी नीचे वाला portion. अब चूंकि इसके पोर्शन है तो जाहिर सी बात है उसकी ओपनिंग्स भी होंगी, यानी कि उसका गेट भी होगा, यानी कि रास्ता भी होगा. तो कार्डियक पोर्शन में जाने के लिए जो रास्ता है वो इसोफेगस के बिल्कुल लास्ट में है. उसको हम कहते हैं कार्डियक स्पिंचर. कार्डियक स्पिंचर. इसी तरह पाइलोरिक पोर्शन है, उसका भी एक रास्ता होना चाहिए. ये रास्ता इंटेस्टाइन की तरफ खुलता है, तो इस रास्ते का नाम है पाइलोरिक स्पिंचर. सो नाउ दो सवाल यहाँ पे आपके बन सकते हैं. एक ये कि स्टमक की जो दो पोर्शंस है उनका नाम क्या है और उन पोर्शंस के ओपनिंग का नाम क्या है. तो आपने बताना है स्टमक हैज टू मेन पोर्शंस, कार्डियक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन, एंड दे हैव एन ओपनिंग कार्डियक स्पिंचर which opens at the end of the esophagus, and pyloric portion, pyloric sphincter, which is at the start of the small intestine. अच्छा, स्टमक के अंदर होती है तीन प्रोसेसेस: डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग. इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके. स्टमक के अंदर जैसे ही हमारा फूड जाएगा तो होगी डाइजेशन. स्टार्ट में डाइजेशन हुई थी माउथ के अंदर. अगर आपको याद हो कि माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज हुआ था ताकि वो हमारे फूड के बाइट को लुब्रिकेट करे. ये सलाइवा कंटेन करता है एमाइलेज एंजाइम, एंड दिस एमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च. स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में, लेकिन फूड की मेन डाइजेशन होती है स्टमक में और इंटेस्टाइन में. तो स्टमक में जैसे ही फूड एंटर होगा तो ग्लैंड्स रिलीज करेंगे गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करेंगे गैस्ट्रिक जूस. अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या है, इसके अंदर क्या है, किस चीज से बना हुआ है?
this can also be a question ke what is gastric juice composed of. So gastric juice is composed of three main ingredients. Number one, mucus. Mucus is a sticky material. Second, hydrochloric acid. Now, this acid is present in the stomach. Yes, the acid which can melt metals is present in the stomach. And a protein digesting enzyme called pepsinogen. तो ये तीन चीजें हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाता है. म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन एंजाइम. अच्छा, जो HCl है, जिस तरह मैंने बोला कि इट कैन मेल्ट मेटल्स, ये स्टमक के अंदर पाया जाता है, तो इसका क्या रोल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल भी सवाल में आ सकता है. एक सेपरेट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टमक? So the role of HCl in stomach is that it converts inactive enzyme pepsinogen into active form which is pepsin. Pepsinogen enzyme inactive है. Inactive का मतलब है कि वो इस फॉर्म में एक्टिवेट नहीं होगा, इस फॉर्म में वो अभी इनएक्टिव है, काम नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन की फॉर्म में आएगा तब वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी ड्यूटी क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. तो पेप्सिन के बनने के बाद वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है. हाइड्रोक्लोरिक हेल्प करता है पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में. पेप्सिन पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन पोर्शन ऑफ द फूड. जो भी आपने फूड लिया है, अगर तो उसके अंदर प्रोटीन है, यानी कि मटन है, तो उस मटन को या बीफ को या मीट रिलेटेड जो भी फूड है आपका, उसको डाइजेस्ट करेगा इनटू पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स. इसके अलावा HCl का क्या काम है? HCl का एक और काम है, that is it also kills the microorganism present in the food. So this acid kills the microorganism present inside the food. So these are the two jobs that is performed by the HCl present in your stomach. Number one, it activates the enzyme जो कि अपनी inactive form में है. Inactive form में उसका नाम है पेप्सिनोजन, और जब उसको एक्टिवेट किया जाता है तो उसको हम कहेंगे पेप्सिन. प्लस HCl also kills microorganism present in the food. What is? Pepsin is a powerful protein digesting enzyme. Pepsin प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. Why does not it digest the stomach walls, which are mostly proteins? तो फिर ये स्टमक को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता? स्टमक भी तो प्रोटीन से बना है. इस सवाल के बारे में क्या आप सोच सकते हैं कुछ, कि अगर तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो वो स्टमक को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता? तो जी, how is stomach safe from the HCl that is produced inside the stomach? हमने बात की कि जो पेप्सिन बनता है गैस्ट्रिक जूस की वजह से, वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रिलीज होता, पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है. और पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, इसीलिए जब पेप्सिनोजन स्टमक में होगा तो स्टमक के वॉल्स सेफ रहेंगे. लेकिन जिस मोमेंट में ये पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में जाएगा, यानी कि पेप्सिन की फॉर्म में जाएगा, उस वक्त स्टमक के वॉल्स डाइजेस्ट हो सकते हैं. लेकिन अल्लाह ताला ने गैस्ट्रिक जूस में HCl और पेप्सिनोजन के साथ साथ एक और चीज भी क्रिएट की थी, दैट इज म्यूकस.
Mucus of the gastric juice forms a thick coating over the inner walls of the stomach and neutralizes the HCl there. It makes pepsinogen difficult to activate and attack the stomach walls. म्यूकस की लेयर की वजह से उसके ऊपर जितना भी एसिड आएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो स्टमक के वॉल पे म्यूकस की एक थिक लेयर आती है जिसकी वजह से HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है और अब जो पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में आएगा, पेप्सिन की फॉर्म में आएगा, वो स्टमक के वॉल्स को अटैक नहीं कर सकेगा। So this is how you save the stomach from being digested. अच्छा, अब इसको जरा रिलेट करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ, वॉमिटिंग। समटाइम्स जब आपको वॉमिट फील होती है तो जो भी मटेरियल होता है आपके स्टमक में वो बाहर आता है। अब उस मटेरियल के अंदर HCl भी है, यानी कि एसिड भी है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है तो उससे पहले मुंह के अंदर स्लाइवा बनना शुरू हो जाता है। नाउ अगेन, मुंह यानी ओरल कैविटी ये भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो ये भी एट रिस्क है कि HCl इसको डैमेज ना कर दे या पेप्सिनोजन मुंह के यानी ओरल कैविटी के जो वॉल्स हैं उसको ना डाइजेस्ट करना शुरू हो जाए। सो फॉर दिस पर्पस अल्लाह ताला मुंह के अंदर स्लाइवा क्रिएट करना शुरू कर देता है और वो जो स्लाइवा सिक्रीट होता है वो इतनी अमाउंट में होता है कि वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद अब बारी आती है चर्निंग की और चाइम की। In stomach, the food is further broken apart through a process called churning. Churning क्या है कि the walls of the stomach contract and relax, and these movements help in thorough mixing of gastric juices and food. The churning action also produces heat, which helps to melt the lipid content of the food. Churning स्टमक वॉल्स की मूवमेंट को कहते हैं। स्टमक वॉल्स की जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हेल्प करती है गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करने में विद द फूड, और यही चर्निंग प्रोसेस प्रोड्यूस करता है हीट। हीट की वजह से जो फूड के अंदर लिपिड्स हैं यानी फैट्स हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस है चाइम। The starch in our bite of the bread and the protein in the mutton have been partially digested. स्टार्च जो था वो तो ओरल कैविटी में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो गया था, प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है, अब वो पार्शियली डाइजेस्टेड हैं। The food has been converted into a soup-like mixture. अब वो जो फूड है जो कि पहले बोलस था, सॉलिड था, सेमी सॉलिड था, अब वो सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। दिस सूप लाइक मिक्सचर इज नाउ कॉल्ड चाइम। तो चाइम के अंदर स्टार्च पार्शियली डिसॉल्व्ड होता है, डाइजेस्टेड होता है, और प्रोटीन्स भी पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं, एंड द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सूप लाइक मटेरियल। सो दिस इज कॉल्ड चाइम। चाइम के बाद जो स्टमक का अगला गेट है जिसको हमने पाइलोरिक स्पिंचर कहा था, वहां से चाइम पास होगा इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। यस, अब हमारा फूड स्टमक से होते हुए इस पार्ट में आएगा जो कलर्ड पार्ट है। जो कलर्ड पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। Once again, small intestine 3 parts में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम
राइट आफ्टर द स्टमक जो पहला पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम. ड्यूडेनम है 25 सेंटीमीटर या 10 इंच लॉन्ग. ड्यूडेनम के अंदर तीन प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं. नंबर 1 बाइल, नंबर 2 पेनक्रियाटिक जूस, नंबर 3 इंटेस्टिनल जूस. ये तीनों सिक्रेशन ड्यूडेनम में होती है. बाइल कहाँ से आता है? लिवर से. It helps in digesting of lipids through emulsification. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज emulsification? तो emulsification is digestion of lipids, फैट्स की डाइजेशन. इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो लिपिड्स हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, जो कि है इजी है एब्जॉर्ब करना या डाइजेस्ट होना. देन इज पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पेनक्रियास से. इसमें होता क्या है? इसमें एंजाइम्स होते हैं तीन तरह के, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज. ये क्या करते हैं एंजाइम? ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को रेस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में आपने ये नाम पढ़े हैं उसी सीक्वेंस में ये डाइजेस्ट करता है. इसका मतलब ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, पेनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइपेज डाइजेस्ट करेगा लिपिड्स को. थर्ड इज इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर ही. अब इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि मजीद डाइजेशन को कंप्लीट करता है. So jejunum has three main secretion by pancreatic and intestinal juices, which secretes lipids through emulsification, and pancreas secretes trypsin, pancreatic amylase and lipase, and intestinal juices secretes such enzymes which digest all kinds of food. The second part of small intestine is called jejunum. Jejunum is next to duodenum. Duodenum के बाद jejunum start होगा जो कि 2.4 meters long है. It is concerned with the rest of the digestion of proteins, carbohydrates and lipids of our bite. The third portion of small intestine is called ileum. Ileum is 3.5 meter long. It is concerned with absorption of digested food. जेजुनम तक जितनी भी डाइजेशन होनी थी हो गई है, बल्कि ड्यूडेनम में डाइजेशन हो गई है. जेजुनम में जो एक्सेस रह गया होता है उसकी डाइजेशन होती है. इलियम में डाइजेशन से ज्यादा एब्जॉर्प्शन पे फोकस होता है, यानी कि अब वो फूड जो आपने लिया है उसके न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे. एब्जॉर्ब होने के लिए एक स्पेशल वेपन चाहिए हमें. अब वो स्पेशल वेपन या स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल पार्ट क्या होगा? दैट इज कॉल्ड विलाई. There are circular infolds of the ileum. These folds have numerous finger-like projections called villi. Singular villus. Villi increases the surface area of the inner wall and it helps a lot in the absorption of digested food. Let me introduce you to the villi. जी, तो अभी आपके सामने जो पिक्चर है दैट इज ऑफ इंटेस्टाइन. दिस इज एन इंटेस्टाइन, एक ट्यूब जो कि आपको ओपन करके दिखाई गई है. ओपन करने के बाद इस ट्यूब के अंदर देयर आर टू मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इस फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस को कहते हैं विलाई. सिंगुलर अगर एक को कंसिडर करें तो विलस. अब इस विलस के अंदर देयर आर these villas are enriched with capillaries. blood capillaries से enriched हैं ये, और इसके बीच में
देयर इज अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जिसको हम लेक्टियल कहते हैं। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है? एक तो इसका काम है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। एक ही ट्यूब के अंदर देयर आर टू मेनी विलाई विच मीन्स कि दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। हर विलाई के सराउंडिंग से अगर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा तो सोचें कितने यहाँ पे विलाई हैं जिनके सराउंडिंग से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सकता है। So there is less space, too many surface area. Another thing जो कि विलाई या विलस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है that is absorption. Absorption विलाई का काम है, तो इसका मतलब है कि विलाई बहुत ही थिन और सिंगल सेल होगा, क्योंकि सिंगल सेल से न्यूट्रिएंट्स का पास होना इजी है। तो यस, जो विलस है वो सिंगल सेल है और सिंगल सेल थिक है, इसलिए यहाँ से न्यूट्रिएंट पास इजीली हो जाते हैं। सो इस सिंगल सेल से न्यूट्रिएंट पास होके इस ब्लड के अंदर चला जाएगा और फिर ब्लड से होता हुआ वो लिवर तक जाएगा। किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल के थ्रू। हेपेटिक पोर्टल नाम है उस वेन का जो कि जाती है लिवर तक। लिवर में जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिल्टर आउट होंगे। लिवर में फिल्टर से मुराद कि जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होंगे यानी कि डेंजरस मटेरियल होंगे वो रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे मजीद रिमूव हो जाते हैं, यानी कि फूड आपका मजीद क्लीन हो जाता है, टॉक्सिक फ्री हो जाता है और यहाँ पे स्टोर भी हो जाता है एक्स्ट्रा फूड। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे लास्ट पार्ट है हमारा, it helps in absorption of food, nutrients into the bloodstream. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, pouch that forms the T junction with small intestine, colon and rectum. Cecum, colon and rectum. So this is the cecum. This starts exactly when the small intestine stops. Then there is a colon, a large colon, and then there is the last part which is called rectum. So there are 3 parts of large intestine: cecum, colon and rectum. So large intestine तक सारी डाइजेशन हो चुकी है, इवन स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में एब्जॉर्प्शन भी हो गई है। अब रह जाता है अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड प्रोडक्ट। सो कोलोन सबसे पहले आता है, तो कोलोन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल के अंदर वाटर कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर और पीछे रह जाएगा सॉलिड रिमेन्स ऑफ द फूड which is now unwanted, undigested. So that solid remain is called feces. So feces mainly consist of undigested material, large number of bacteria, lot of cells of alimentary canal, and bile pigments and water are also part of feces. एक और सवाल यहाँ पे भी आ सकता है कि what is feces या what does feces consist of? तो it consists of undigested material mainly, ठीक है, undigested material. Secondly, it consists large number of bacteria और it also consists cells, वो cells जो कि कट चुके होते हैं from alimentary canal, sloughed off. And it also contains bile pigments, जो bile release हुआ था डेड्यूनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, उसके भी कुछ पिगमेंट्स फीसिस के अंदर होते हैं, एंड वाटर एट टाइम्स।
So feces are temporarily stored in the rectum. जो लास्ट पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके अंदर फीसेस स्टोर होते हैं और फिर इट opens out through anus. फिर anus के जरिए it opens out. So the next topic is of role of liver. Now this picture shows liver and stomach के बिल्कुल करीब liver और उसके बैक साइड पे gall bladder. So liver जो है that is the largest gland of the body. ये multi-lobed है, largest gland है, multi-lobed है यानी कि इसके multiple lobes हैं. Mainly 3 lobes हैं जो कि आप से डिस्कस होंगे अभी आगे क्लासेस में. And then the color is dark reddish. It weighs about 1.5 kg and it lies beneath the diaphragm on the right side of the abdomen. हमने पढ़ा कि diaphragm के नीचे left side पे stomach है तो right side पे liver है. And beneath it is a pear-shaped greenish yellow sac. This sac is called gallbladder that lies along the right lobe of the liver on the ventral side. ये होगी डिस्क्रिप्शन लिवर की. लिवर का फंक्शन डाइजेशन में भी है और डाइजेशन के अलावा भी है. डाइजेशन में क्या फंक्शन है कि लिवर सिक्रीट करता है बाइल जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. जब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है ड्यूडेनम के पार्ट में, देन इट रिक्वायर्स द बाइल. फिर वो यहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल पिक करता है. बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है लेकिन ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है इमल्सिफिकेशन से, जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा. बट उसके अलावा डाइजेशन के अलावा द लिवर प्लेज सर्टेन functions that are summarized here. Number 1, deamination. Deamination means कि ये रिमूव करता है अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप को. नंबर 1 फंक्शन क्या हुआ? इट रिमूव्स अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. सेकंड, इट कन्वर्ट्स ammonia to less toxic form, that is urea. So it converts ammonia to urea. And it destroys old red blood cells. The red blood cells gets renewed every 120 days. तो 120 days बाद जो old red blood cells हैं that are destroyed in the liver. That is why liver gets its reddish color. Okay, next is फिब्रिनोजन बनाते हैं. नाउ फिब्रिनोजन क्या है? इट इज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन. ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. अगर इंजरी हुई तो ब्लड ब्लीड नहीं करेगा सिर्फ, बल्कि उसके क्लॉट्स बन जाएंगे और वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा. सो फिब्रिनोजन इज नेसेसरी टू स्टॉप द ब्लड. ओके, देन इट इज कि इट आल्सो स्टोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. It converts glucose into glycogen. It also helps in maintaining body temperature and produces cholesterol. By converting carbohydrates and proteins into lipids, it produces cholesterol. So these are the function of liver that it performs apart from helping in digestion. Repeat: deamination, अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, फिब्रिनोजन बनाता है. व्हाट इज फिब्रिनोजन? क्वेश्चन आ सकता है. इट इज अ प्रोटीन, अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन.
fibrinogen. It also stores vitamins and minerals, converts glucose into glycogen, maintains body temperature, and produces cholesterol. So that is all for this chapter. Thank you for listening.